माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। Question 151. All right, let the answer be given. सभा पटल पर रख दिया गया है। Thank you. Supplementary. माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा सवाल है। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी ईपीओएस डिवाइस की विश्वसनीयता व प्रामाणिकता कैसी है? यह डिवाइस परचेजर की बायोमेट्रिक कैप्चर करेगा और आधार डाटाबेस से वेरीफाई करेगा। इसे लागू करने के पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे कहां परखा गया? इस परीक्षण का रिजल्ट क्या था? इसके वेरिएशंस क्या थे? इस डिवाइस का निर्माता कौन सी कंपनी है? धन्यवाद। सर, क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। एक पहला पार्ट है पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल के संबंध में जो माननीय सदस्य ने जानकारी मांगा है, उसमें हमने बतला दिया है कि जिस देश में जो टोटल दुकान की संख्या है, फेयर प्राइस शॉप हैं, वो 5,35,000 हैं और उसमें अभी तक जो है पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस जो है वो 91,000 में मार्च 2016 तक जो है सभी हुआ है। और हम चाहते हैं कि उसका हमारा टारगेट जो है वो मार्च 1 साल के अंदर में 3 लाख दुकान का है। पॉइंट ऑफ सेल का मतलब होता है कि एक जाइए दुकान पर जाइए, अंगूठा का निशान दीजिए या बटन दबाइए, आपका सारा का सारा रिकॉर्ड मिल जाता है। उसके बाद मार्च 2019 तक हम 5,35,000, क्योंकि सभी जगह पर हमारा टारगेट है। हो सकता है कि जो हिली एरिया है और कुछ जगह पर है जहाँ मानते हैं कि बिजली है ही नहीं या कुछ साधन नहीं है, हो सकता है, लेकिन हमारा टारगेट है कि मार्च जो है मार्च 2019 तक जो है हम सब जगह क्या कहते हैं करवा लें। जो माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न पूछा, अभी तो आपका यही प्रश्न है, राशि उसी के संबंध में तभी आपने नहीं पूछा है ना, सिर्फ आपने पॉइंट ऑफ सेल के संबंध में पूछा है। आप एक का सवाल एक वक्त में दीजिए, जवाब दीजिए, दूसरा प्रश्न पूछिए। माननीय सभापति जी, मेरे लिखित सवालों का तो उत्तर मंत्री जी ने दिया। मैंने जिस इंस्ट्रूमेंट को ये इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं सारी दुकानों में, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, मैंने उसके बारे में अभी पूछा था। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि खबरों के अनुसार आंध्र प्रदेश ने 28,000 पीडीएस दुकानों पर ईपीओएस लगाए हैं। इससे उसे 800 करोड़ सालाना बचत की उम्मीद है। इस तरह देश के स्तर पर यह डिवाइस लगने से लीकेजेज में क्या पूरे देश के आधार पर बचत की उम्मीद है? क्या मंत्रालय ने कोई इसका सर्वे कराया है? क्या यह डिवाइस की बड़े पैमाने पर टेक्निकल ट्रेनिंग की भी राज्यों में व्यवस्था है? और क्या पीडीएस में भी डीपीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लागू करने की कोई योजना सरकार के पास है? सर, जो लास्ट इनका पॉइंट है, हम पहले जवाब दें कि जो डायरेक्ट बेनिफिट या जो हम सिस्टम है, तो उसके तहत अभी हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 जगह पर शुरू किया है। एक पुडुचेरी में किया है, दूसरा जो है चंडीगढ़ में किया है और तीसरा जो है नागर हवेली में किया है। लेकिन दादर नगर हवेली में जो है अभी सिर्फ हमने टाउन एरिया में किया है, चूँकि ये ऐसा है कि जिसमें 100% जब तक जो है उसमें परफेक्ट 100% रिजल्ट नहीं आवे, तब तक जरा सा भी लीकेज होगा तो फिर गरीब उसमें परेशान क्या कहते हैं कि हो जाएंगे। तो एक तो हमारा क्या कहते हैं कि ये आपका है। दूसरा आपने दूसरा क्या प्रश्न पूछे थे? सवाल किया था माननीय मंत्री जी कि इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस के बारे में सूचना है कि आंध्र प्रदेश ने 28। ठीक है, जहाँ तक बचत का सवाल है, इसमें बचत ही बचत है। क्योंकि अभी क्या है कि अभी फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने लागू किया। फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हुआ 2013 में और एक कहा गया कि 1 साल के अंदर में जो है 5 जुलाई तक सभी राज्यों में लागू हो जाएगा। लेकिन सभी राज्यों में तो नहीं हुआ। जिसमें हम आए थे वो 11 राज्य में था, लेकिन अभी तक 30 राज्य में हो गया है और अभी तक हम पीओएस का पूरा इस्तेमाल भी नहीं किया है। जो आधार लिंक हमारा है, जो आधार राशन कार्ड हमारा है, तो राशन कार्ड का डिजिटाइजेशन तो सब जगह हो गया है डिजिटीकरण, लेकिन उसमें जो आधार कार्ड से लिंक का मामला है वो केवल जो 45% जगह पर हुआ है। लेकिन इतना होने में ही जो है
एक डेढ़ पौने 2 साल में 3.25 लाख जो जाली राशन कार्ड हैं या बोगस राशन कार्ड जो हैं वो क्या कहते हैं कि निकला है, तो उससे हजारों करोड़ रुपए का बचत हुआ है। लेकिन जब आधार कार्ड से POS हो जाएगा तो उसमें सारा का सारा 100% तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 99% जो लीकेज है वो खत्म हो जाएगा, करप्शन दूर हो जाएगा। थैंक यू। श्री नारायण लाल पंचारिया। सभापति महोदय, आदरणीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में ये उल्लेख किया है कि खाद्य राज्य सहायता का नगद अंतरण नियम 2015, जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 13 के अंतर्गत दिनांक 21/8/15 को अधिसूचित किया गया था, के अनुसार पात्र परिवारों को खुले बाजार से खाद्यान्न की खरीद हेतु समर्थ बनाने के लिए बैंक खाते में खाद्य राज्य सहायता नगद प्रदान करने संबंधी स्कीम पहचान कर ली गई है। और इसमें आगे लिखा है कि इसके लिए राज्य सरकारों की लिखित सहमति आवश्यक है। मैं ये जानना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से, अभी भारत सरकार ने जैसे पेट्रोलियम में जो सहायता दी जा रही थी गैस पर, उसको सीधा लागू करके देश भर में और सीधा लाभ उपभोक्ताओं को पहुंचाया था। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ठीक इसी प्रकार खाद्य सहायता भी क्या सीधे उपभोक्ताओं तक सहायता पहुंचाने के लिए कोई नियम ला रही है? नंबर 1। नंबर 2, यदि नहीं तो मैं चाहूंगा कि कितने राज्यों ने अभी तक सहायता और अपनी सहमति इस पर दे दी है? सर, मैंने पहले ही जवाब दे दिया था इसका कि अभी तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने 3 क्या कहते हैं कि जो छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ हमने इसकी शुरुआत किया है, लेकिन उसमें तो 2 ही है। दादर नागर हवेली जो है वो देहाती इलाका में हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या कहते हैं कि शहर में कर रहे हैं। जहाँ तक माननीय सदस्य का सवाल है कि सहायता करने का है, तो जितने भी हमारा इसका सबसे बड़ा कारण हम बतलाना चाहते हैं एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन है। यदि आदि से अंत तक कंप्यूटराइज हो जाए, सारा का सारा वेबसाइट पर आ जाए, सारा चीज़ हम जहाँ चाहें कि कौन राज्य में जा रहा है अनाज, कहाँ से कहाँ जा रहा है, जिला में कहाँ जा रहा है, जिला से जो है फेयर प्राइस शॉप पर कहाँ जा रहा है, ट्रक से जा रहा है कि कैसे जा रहा है। जो माननीय सदस्य का घाव में जो है इनका प्रश्न था कि कितनी उससे क्या कहते हैं कितनी हानि होती है, तो ये सारा का सारा मैं समझता हूँ कि ठीक हो जाएगा। और उसके लिए जो है जो 2012 में जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें 884 करोड़ रुपया जो है उसमें अनुमोदित किया गया था और उसमें साझेदारी जो थी वो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ 90% भारत सरकार और 10% राज्य सरकार का था हिस्सा, और जो बकीय राज्य हैं वहाँ 50% का है। और उसके मुताबिक से 889 करोड़ रुपया जो है वो भारत सरकार के हिस्से में आता है और 393 करोड़ रुपया जो है वो राज्य सरकार के हिस्से में आता है। और उसमें यदि आप खर्चा जानना चाहेंगे तो अभी तक जो है 315 करोड़ रुपया जो है वो जारी कर दिया गया है। राज्यवार भी हमारे पास में सूची है, आप कहेंगे तो हम पढ़ करके सुना देंगे, नहीं आप तो उनको रख आप देंगे। बता दीजिए। श्री अली अनवर अंसारी। सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो ये बताया है जिस मशीन के बारे में, EPOs के बारे में, तो ये नहीं बताया है, हालांकि प्रश्न में ये पूछा गया है कि किन राज्यों में कितनी ये मशीन लगी है, और ये 2017 तक बता रहे हैं कि ये 3 लाख लगाएंगे, लेकिन रेस्ट 2.5 लाख से ज़्यादा और बच जाता है, तो इसको कब तक पूरा करेंगे? और कृपा करके ये भी बता दिया जाए कि एक मशीन की कितनी कीमत है और राज्यों को, सभी राज्यों को आप इसमें सहायता देते हैं तो कितनी देते हैं? थैंक यू। हमने पहले ही बतला दिया कि हमारा टारगेट जो है वो 2017 तक में जो है 3 लाख का है। अभी 91,000 हो चुके हैं और 2019 तक में हम सारे के सारे जितने भी हमारा जो है 5,35,000 हमारा जो दुकान है वो सारे के सारे दुकान में जो है वो हो जाएगा। और इसका जो आपने कहा है, जो कीमत का सवाल कहा है,
वो 20,000 रुपया है। 20,000 से 30,000 तक भी है, लेकिन 20,000 है। और यदि आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको ये भी बतला दूं कि जो POS का जो सिस्टम हमने बनाया है उसमें 3 तरह का है। एक तो है कि राज्य यदि चाहे तो राज्य सरकार जो है POS का खरीद करके और उसको जो है फेयर प्राइस डीलर को दे सकती है। दूसरा है कि फेयर प्राइस शॉप का डीलर जो है वो अपने खरीद करके अपने भी लगा सकता है। तीसरा है कि राज्य सरकार चाहे तो वो सारा का सारा काम जो है टेंडर के आधार पर क्या कहते हैं कि प्राइवेट वाले को दे सकता है। और चौथा चाहे तो राज्य सरकार जो है मशीन को खरीद करके और प्राइवेट संचालन के लिए दे सकता है। तो ये सारा का सारा दे सकता है। और जैसा कि हमने बतलाया आपको जो खर्चा है, ये खर्चा जो है POS में जो इतना ही नहीं, हमने एक भी और काम किया है कि जो मार्जिन होता है डीलर का, वो डीलर के मार्जिन को भी हमने जो है 87 रुपया किया है। 87 रुपया में 70 रुपया जो है डीलर का मार्जिन है और ये 70 रुपया और 17 रुपया जो है वो POS लगाने के लिए है। तो POS लगाने के लिए है। और जैसा कि हमने कहा कि 50-50% क्या कहते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का आपस में बंटवारा है। और जो नॉर्थ ईस्ट हैं वहाँ के लिए 90% और 10% का है। थैंक यू। श्री अविनाश पांडे। कि आज देश में फेयर प्राइस शॉप कितने फंक्शनल हैं एवं कितने राज्यों में आधार अनेबल स्मार्ट कार्ड का वितरण हुआ है? सर, जैसा कि हमने बतलाया कि 5,35,000 जो है वो 5,35,000 टोटल क्या कहते हैं कि हमारे पास में फेयर प्राइस शॉप हैं और सारे के सारे जो है वो कार्यरत हैं। और जहाँ तक आपने नंबर बतलाया तो मैंने जो है बतला दिया कि अभी तक के जो है 91,000 जो है जो लिंक हो चुके हैं, आधार कार्ड के द्वारा लिंक हो चुके हैं। और उसमें हमने ये भी बतलाया कि 2019 तक हम इसको पूरा कर लेंगे। राज्यवार ब्यौरा चाहेंगे तो हम आपको भेज देंगे। थैंक यू। क्वेश्चन 152, questioner not present, let the answer be given. Sir, answer is laid on the floor of the House, sir. Thank you. Supplementary, Shri Jairam Ramesh. I'd like to ask the Honorable Minister, in view of the Supreme Court judgments in the past, will the Aadhaar number be made mandatory? And two, how will the privacy concerns be taken care of through the legislation that is being contemplated? Sir, as of now, sir, the issue of challenge to Aadhaar is pending before a constitution bench. Honorable Supreme Court had passed certain interim orders. Thereafter, the authority and many other bodies went, and the Supreme Court has permitted by an interim order invoking the benefit of Aadhaar platform for a variety of services, including Manrega. And sir, before I come to the privacy... That's what I'm asking. I'm asking. Now, surely, the law which is pending before the other house will surely come to this house. It only create an enabling atmosphere through the platform of Aadhaar, depending upon how you choose the particular service to be delivered by the governments and the various departments. But sir, what is important, sir, this house needs to know that today we have got 99 crore Indians on Aadhaar, and just by way of an example, this Pahal scheme of... Just a minute. Just a minute. Let him finish. Let him finish. Have a little patience. You have been a minister. Let him finish. Sir, in case of DBT, 15,000 crore was saved. In case of PDS, Shri Ram Bilasji was mentioning 2,346 crore was saved in 4 states of Andhra Telangana. As far as the privacy part is concerned, I want to assure honorable member in this house that under the architecture which was started by your government, all the particular care has been taken to ensure the privacy part. And as far as the legislation is concerned, this house will have occasion to examine it. There also privacy provision is there. And as far as I recall, the core biometrics cannot be shared even with the consent of the owner of that. So that care has been taken. Thank you. Is it mandatory? Is Sir, the Aadhaar number mandatory? Sir, just a minute. I thought the... Since I would like to only say this, after that house takes it up, it will come here. Okay. And surely Fair. all the apprehensions and the queries in view.
We have no say at all. in No, the no, legislation. that's another matter. Shri Sugandha Shekhar Roy. Since Sri Shairam Ramesh ji has already put the question, I am not pressing. Right, Shri Tarun Vijay. Answer will be the same. Agencies were employed to collect individual data for Aadhaar card. There were very strong reservations and doubts raised about the collection, about the methodology employed to collect the data. And questions were raised whether the agencies who are employed to collect the individual data are foreign-based or have any foreign link, or the data collected will also be parked abroad. If so, what is the monitoring system or the control on that data that Indian agencies would be having to have that data under their control and to ensure the individual privacy and safety? Sir, I would like to assure the honorable member that as regards the agency who undertakes the data collection, there are three architecture. First is the registrar. The registrar are the state government, the public sector bank, and the common service center. They undertake enrollment agencies, and they ultimately undertake the enroller. No agency linked to any foreign agency is there in this purposes. As far as the second part is concerned, those who undertake the biometrics, immediately it gets encrypted and the sanctity is maintained. I can only tell the Honorable Chairman that nearly 99 crore data, no allegations have come that my biometrics has been sought to be abused or it has been pilfered. But we have got data centers in Bangalore, we have got a data center in Haryana in Manesar. We take periodic monitoring. It is a very strict encrypted mechanism available to ensure the secrecy and privacy of the data. Shri Balagopal. In the case of passport also, some private agencies are involved for data and biometric or some complaints are okay. Now, 95 crore is there, is very good, sir. But my question is this, sir, whether the IT firms, the government itself is not doing everything. Private IT firms are involved in doing all this data collection and the security, everything. Now, the Honorable Minister said that there is no foreign agency, but whether any foreign servers are there, and even in Indian servers, these private agencies, private companies, there is a lot of commercial opportunity with this data. So, whether any private agency who is dealing with this thing can use this for the commercial purposes of those interested parties. That security aspect I must. Thank you. So that's a very good and valid question, sir. First of all, I would like to assure the honorable member, and sir, through you to the entire house, that the data center storing the data of Aadhaar is completely in India. One in Bangalore and other is Manesar, to ensure proper safety and security. Second, surely such a massive, now it is 99 crore, honorable member will appreciate that. Such a massive number cannot be undertaken by government alone. But the registrar is the state government, the public sector bank, and the common service center who do a good job. And since they selected, they ensure the credibility of the in those who are supposed to generate the particular data. But let me tell you that data is always encrypted. I have tried to know it myself, Honorable Chairman. Suppose an agency is collecting the data, they have to give their own Aadhaar number, and the moment it is collected, it becomes completely encrypted and go to the main data center. Therefore, the secrecy is maintained everywhere. Surely in your state also, if there is any specific complaint, kindly bring it to my notice, I will look into it. Thank you. Question 153. 153. Let the answer be given. Sir, my first question. We have more land than any other country. Our main crop are rice and wheat. Those are produced in less quantity. In Israel, 80% of the land is desert. In spite of Israel is exporting many agriculture products to the world. My specific question, whether the One government question will at a time. formulate any One plan question. to Let it be increase the answered. productivity Please. of the crops in the country. Let your first question be answered. Honorable Minister. आपके बोलने की वजह से क्वेश्चन क्या है वो आ ही नहीं पाया. दोबारा बता दें क्वेश्चन. Please ask your first question again. Yes.
whether the government will formulate any plan to increase the productivity of crops in our country. देखिए, इस तरह की बहुत सी योजनाएं लगातार पहले ही चली हुई हैं। कुछ योजनाएं नई शुरू हुई हैं, जिस तरह से सोयल हेल्थ कार्ड, जिससे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर है कि सोयल हेल्थ कार्ड को अगर अच्छी तरह से यूज किया जाए तो करीब 15 से 20% प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। एक दूसरी है नीम कोटेड यूरिया, उससे भी प्रोडक्टिव बढ़ने की बात है। तीसरी बात है जो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ की कमी है देश में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, क्योंकि लगातार जहाँ जहाँ समस्याएं हैं वो सिंचाई को लेकर ज़्यादा समस्याएं देश में रही हैं। तो इस तरह की लगातार नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, जिन योजनाओं के तहत प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। दूसरा प्रश्न। Government has more responsibility for the prevention of suicide farmers. My second question, whether any proposal to pending with the government to double the allocation of funds to the Regional Agriculture University Research Center in all states so that can come out high yielding, short duration variety, high pest and disease resistance variety for suitable micro irrigation in water management. Thank you. महोदय, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस अभियान में कि आत्महत्या पर रोके या कम हो, ये सबसे बड़ी योजना आज तक जो चल रही थी उसमें सबसे बड़ी योजना के रूप में आया है। दूसरा, ये जो अनुसंधान का कार्य है उसमें भी आप देखेंगे कि इस वर्ष, एक वर्ष के अंदर 93 ऐसी किस्में निकली हैं जो उच्च पैदावार के हैं, उसमें कुछ सूखा रोधी भी है। तो जो ICR की संस्थाएं हैं उनके लिए राशि भी बढ़ाई गई है और उच्च पैदावार और सूखा रोधी नई किस्में के बीज और रोपण सामग्री भी बड़े पैमाने पर इस वर्ष हमारे वैज्ञानिकों ने लाया है। और उसका परिणाम देखेंगे कि इस वर्ष सूखा का असर बहुत ज़्यादा था गत वर्ष की तुलना में। बावजूद इसके देश के वैज्ञानिकों ने मेहनत किया है, कृषि विश्वविद्यालयों का सहयोग मिला है, राज्य सरकारों ने सहयोग किया है और देश के किसानों ने भी मेहनत की है। और इस वर्ष का जो द्वितीय अनुमान आया है वो बता रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार उत्पादन ज़्यादा होगा, जबकि पिछले वर्ष से इस वर्ष सूखा का प्रभाव ज़्यादा था। श्री बलविंदर सिंह भुंदर। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिए माननीय मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि 2022 का जो टारगेट है डबल इनकम करना का किसान का, उसके लिए एश्योर्ड प्राइस, एश्योर्ड यील्ड, ये दो मेन पॉइंट है। इसके लिए टाइम बाउंड क्या कर रहे हैं सरकार? थैंक यू। किसानों की आमदनी दुगुनी हो, इसके लिए लागत कम करना होगा और उत्पादकता बढ़ानी होगी। लागत कम करने के लिए हर खेत पर पानी पहुंचाना, हर खेत को पानी मिले। और इस बार आपने देखा होगा कि बजट में कृषि मंत्रालय का भी बजट बढ़ाया गया है और 20,000 करोड़ का नाबार्ड का दीर्घकालीन सिंचाई कोष बनाया गया है। और इस वर्ष का लक्ष्य हमारा है कि 28 लाख हेक्टेयर को हम सिंचित करेंगे। और इस देश के अंदर 89 परियोजनाएं, बड़ी परियोजनाएं वर्षों से लंबित पड़ी हुई है। तो इस बार बजट में ये व्यवस्था हुई है कि उसमें से 23 बड़ी परियोजना को इस वर्ष हम पूरा करेंगे और उसके लिए 12,517 करोड़ की राशि भी निर्धारित की गई है। इसी तरह से मनरेगा के जो पैसे जाते हैं उससे भी 5 लाख फर्म तालाबों और कुओं के निर्माण का ये लक्ष्य रखा गया है। और उत्पादकता सतत बनी रहे, इसके लिए जैविक खेती की व्यवस्था की गई है और मनरेगा के द्वारा उसके लिए अलग से फंड, जैविक खेती के लिए अलग से फंड मिशन मोड में। पहले जैविक खेती के लिए हम राज्यों को पैसा नहीं देते थे, तो फिर मैं आ रहा। फिर इसके अलावे जो मनरेगा है उसमें भी 10 लाख कंपोस्ट गड्ढों के निर्माण का काम किया गया है। और उत्पादक लागत कम हो और उत्पादकता बढ़े,
इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और अच्छा मूल्य मिले, इसके लिए आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूं कि जो मार्केटिंग का लॉज है ये राज्य सरकारें बनाती है, और ये सरकार जब आई तो सभी राज्य सरकारों से राज्यों के मंडी कानून में परिवर्तन करने का आग्रह किया, और साल भर तक कोई ऐसा प्रगति राज्यों की ओर से दिखाई नहीं दिया। तो सभी राज्यों के मंत्री मंडी कानून में, वही मैं आ रहा, कृषि मार्केटिंग जो है उसमें राज्य ही नियम बनाती है, राष्ट्रीय कृषि मंडी बने ताकि किसानों को अच्छा मूल्य मिले। इसी के लिए राज्यों से आग्रह किया गया कि आप मंडी कानून में परिवर्तन करिए और राष्ट्रीय कृषि बाजार स्थापित किया जाए। अंत में सभी राज्यों के कृषि मंत्री और मार्केटिंग सेक्रेटरी को ले जाकर, कर्नाटक उसका उदाहरण है कि जहां उसने ई मार्केटिंग की व्यवस्था की है, किसानों को अच्छा मूल्य मिलता है। उस राज्य के 70 बड़े मार्केट में कहीं पर भी आप जाइए तो दूसरे मार्केट में क्या मूल्य है ये भी पता चलता है, ई मार्केटिंग होती है और अच्छा मूल्य मिलता है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उसके बाद पंजाब को छोड़कर केरल और बिहार में कोई मंडी कानून नहीं है, बाकी सभी राज्यों ने सैद्धांतिक सहमति दे दी। पिछली सरकार ने भी कोशिश की थी और 11 राज्यों ने लगभग 200 से ज़्यादा प्रस्ताव भेजे हैं, हमने उनको पैसे दिए हैं और 14 अप्रैल को मैं उनका मूल्य बढ़े और समय समय पर समर्थन मूल्य भी बढ़ाया जाए, इसी योजना पर हम काम कर रहे हैं। थैंक यू श्री, हाँ वो भी थैंक यू। नो प्लीज, द क्वेश्चन इज ओवर। श्रीमती रेणुका चौधरी। The chair would have permitted me, however. No, the chair would not have permitted. Sir, through you, I wish to ask the minister. और ये जो जवाब में आपने लिखा है कि ये सारे स्कीम्स हैं और इसमें चल रहा है, ये तो ज़माने से चल रहे हैं। All these have been done in the past. मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, कितने हेक्टेयर्स हैव चेंज्ड फ्रॉम फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप? इसके लिए आप फूड कैपेसिटी एंड मीटिंग इन द PSUs में आप कैसे मीट करेंगे इनकी डिमांड? और आप साथ साथ में ये मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये सब बहुत ज़माने से स्थापित किए गए थे। हाउ डू यू प्रपोज टू मीट द नेशंस डिमांड in the fall of food security? There is a huge change from cash crop to from food crop to cash crop today. What seed availability? Are you contemplating crop planning? There has to be a national crop planning whereby the small and medium farmer will find sustainable livelihood unless you provide the seed for them as a timely intervention. Would you consider? Thank you. ये सारी योजना जिनकी हमने चर्चा की वो पहले से चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। मैं इससे सहमत हूँ कि इसमें से बहुत सारी योजनाएं पहले से चल रही है। हर राज्य में जैविक खेती पहले से ही लोग करते रहे, लेकिन भारत सरकार एक भी पैसा किसी भी राज्य को आज तक अलग से जैविक खेती के लिए नहीं देती थी। सॉइल हेल्थ कार्ड भी पहले भी बनता रहा है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए पैसे देते रहे हैं, लेकिन अलग से सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए किसी राज्य को पैसा नहीं दिया जाता था। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि 89 परियोजनाएं पहले से चल रही है, मतलब 20 साल से बंद अधूरा पड़ा हुआ है। हमने 23 मेरी बात सुनिए, फिर उसके बाद जो लघु और मध्यम श्रेणी के किसान हैं उसके लिए FPO का निर्माण पहले से चल रहा है, लेकिन अभी काफ़ी गति तेज हुई है और इस 1.5 वर्ष के अंदर पहले जितने बने थे उसके दुगुने बने। फिर ज्वाइंट लेबिलिटी ग्रुप जो छोटे छोटे किसान हैं, मैं वही बता रहा हूँ, छोटे छोटे किसान हैं और भूमिहीन हैं, आप देखेंगे कि वो भी 1.5 साल में पिछले 8 वर्ष की तुलना में दुगुने बढ़े और उनको ऋण भी दिए जा रहे हैं। छोटे किसानों का ऋण प्रवाह तेज करने का आपने हर बार बजट में देख रहे हैं, 2 बार से कितनी राशि बढ़ाई जा रही है।
और ये जो लघु और सीमांत किसान हैं उनके ही लिए ये जो सिंचाई योजना से लेके जैविक खेती तक की जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सीधे छोटे छोटे किसानों को मिलेगा और so that small and medium farmer can have sustainable आपके ध्यान में होगा कि आप स्वयं उस कमेटी की सदस्य हैं जो हमारा ICR फसल चक्र बना रहा है और यूनिवर्सिटी के माध्यम से और राज्यों के जो आत्मा है और हमारे केवी के जो संस्थान हैं उनके माध्यम से लघु और सीमांत किसानों को लगातार उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है और फिर कई योजनाओं के माध्यम से उनको सहायता भी दी जा रही है। Shri Parida, I know your question has not been answered, but let me move on. Sir, Shri Parida. Sir, with the... Please write to the Minister on the subject. With increasing of the population in the country, with the increasing of population in the country and division of families, the land, consolidated land, is being more and more fragmented. In order to have a modern cultivation and method of applying modern method of cultivation, these small holdings are deterrent for it. So what is your plan not to fragment those plots of land so that you can increase your production? One thing. Second thing, sir. One question. Thank you. जोत के आकार जो छोटे हो रहे हैं ये जो पारिवारिक बनावट है देश के अंदर जो परिवार बढ़ता जा रहा है उसके परिणाम जोत छोटे होते जा रहे हैं लेकिन जो उनकी उत्पादकता बढ़े और इसी के लिए कई योजना पिछले सरकार के द्वारा भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत उन किसानों को सहायता दी जाती है और ये जो ज्वाइंट लेबलिटी ग्रुप या FPO जो हम बना रहे हैं वो भी छोटे छोटे किसानों के लिए ही है और बहुत सारे छोटे छोटे किसान जो नई तकनीकी का उपयोग नहीं कर सकते हैं बड़े बड़े औजार नहीं खरीद सकते तो उनके लिए औजार बैंक हर प्रखंड मुख्यालय पर बनाने का एक अपना कार्यक्रम चल रहा है तो इस प्रकार से छोटे किसानों की भी उत्पादकता बढ़े इसके लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। Thank you. Question 154. Let the answer be given. Supplementary, please. Through you, I would like to know from the Minister whether there is any scheme to make FACT, which is one of the oldest public sector fertilizer plants in India, to modernize it and to make use of LNG or LPG as the main raw material. सभापति महोदय, सरकार के बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं कि हम फर्टिलाइजर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो और उस दिशा में जब हम पहल करते हैं तो हमें पूरा फीड स्टॉक रॉ मटेरियल हमें आयाती करना पड़ता है और जितना भी हमें नेचुरल गैस हो या और भी पोटैश हो सल्फर हो सभी चीज़ों को जब आयात करते हैं तो सरकार ने कितना भी सोचा तो भी हमें पूरी ताकत के साथ में हम अपने देश में सभी प्लांटों को उत्पादन करने में कहीं ना कहीं हम कम गिरते हैं इसीलिए सरकार ने नई नई पॉलिसी जो बना रही है इसमें अभी नई स्कीम जो नई हमारे पिछले वर्ष जो हमने 2015 में NBS बनाया था ताकि कंपनियों को अधिक लाभ मिले सब्सिडी अधिक मिले उत्पादकता बढ़े इस दिशा से जितने भी हमारे सरकारी पीएसएज हैं सभी को हम रिवाइवल करने भी मदद कर रहे हैं और अच्छे ताकत से चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं और इन्होंने जो कहा है कि कुछ और नए प्लांट के बारे में अगर ये सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ हम नया प्लांट कुछ हम बाहर से खड़ा करने की हमारी योजना नहीं है जो प्लांट पिछली सरकार के कार्यकाल में बंद पड़े थे 8 प्लांट बंद पड़े हैं फर्टिलाइजर के उस सभी प्लांटों को रिवाइवल करने का ही हमारा एक योजना चल रही है उसमें 4 प्लांटों का हमने कैबिनेट में निर्णय लिया है और इस दिशा से हम फर्टिलाइजर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उत्पादन बढ़ाने की कोशिश चल रही है। Second question.
question was about FACT in Kerala, which has been put up in 1942 or so. Now it is more than 75 years old. Now whether the government has got any plan to modernize it and use either LNG or LPG as the raw material so that it can turn out from red to profit. That is my first Thank question. you. My second question is, see, from the answers given, I find that there is the sale of urea is very high compared to the DAP, MOP and NPK. And from the experts in the field, I understand that the vast use of urea at the expense of the other three is affecting the soil, the productivity of soil in a big way. This is, I understand this is caused by this, the present NBS, which is subsidizing only urea at the expense of others. Has the government any plan to include DAP, MOP and NPK along with urea in the subsidy, nutrient-based subsidy system? सभापति महोदय, हमने लिखित जवाब में इन्हें दिया था कि FACT के लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का उन्हें लोन के रूप में दिया है और वो प्लांट को और रिवाइवल करने के लिए, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने योजना बनाई है और 2015-16 के बजट में प्रावधान किया था, जिसका भी 1000 करोड़ का उन्हें चेक भी दिया गया है। तो इसमें से जो भी उन्हें जिस तरीके से भी वहाँ के कंपनी के MD को कहा गया है कि एक अच्छी कमेटी बनाई जाए और हमें सुझाव दिया जाए कि और भी इसमें क्या कुछ किया जा सकता है, ताकि FACT का हम और रिवाइवल भी करेंगे, उत्पादकता ही बढ़ाएंगे। साथ में जैसे इन्होंने इसके यूरिया के मामले में कहा कि सरकार यूरिया पे सब्सिडी अधिक देने से यूरिया का यूज ज़्यादा हो रहा है, यूरिया सस्ता होने से यूरिया ज़्यादा यूज करते हैं। ये बात से मैं सहमत हूँ कि यूरिया अधिक यूज करने से सॉइल हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहा है, सॉइल का हेल्थ ख़राब हो रहा है। और NBS के मामले में जो हमने न्यूट्रिएंट बेस्ड जो सब्सिडी देने की जो योजना बनाई थी, जो पुरानी सरकार ने भी बनाई थी, उसी को हम जारी रखे हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा यूरिया के लिए जो भी गैस यूज होता है न्यूट्रिएंट बेस में, तो यूरिया उसमें अधिक सब्सिडी लेने में सक्षम होता है, तो वहाँ पे यूरिया को ज़्यादा सब्सिडी जा रही है। सॉइल हेल्थ कार्ड की जो अभी हमारे कृषि मंत्री जी ने बात कही है, तो सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से हम NPK उसमें जैसे जितना भी उसकी जो रेशो बनेगा NPK का, उस हिसाब से हम यूरिया देना चाहते हैं, लेकिन सभी राज्यों से यूरिया की अधिक मांग आ रही है और इस वजह से क्या है कि हमको यूरिया अधिक देना पड़ता है और सॉइल हेल्थ के ऊपर परिणाम हो रहा है उसका। तो कोशिश ये है कि इस साल जो हमने नीम कोटेड यूरिया बनाया है, तो उस वजह से यूरिया की यूज कम हो रही है, किसान समझ रहे बातों को। इस वर्ष हमें करीब 7 लाख टन यूरिया की मांग कम आई है सभी राज्यों से। सरकार चाहती कि DAP, MOP and NPK will be brought into the package of subsidy along with urea. Whether the government, the states are doing that, but whether the central government, knowing that the productivity of the soil is falling down, whether these also will be brought into the subsidy system. That is my specific question. सिंपल जवाब दे दीजिए, यस और नो। नहीं, अभी सरकार ने इस पे कुछ अधिक सब्सिडी देने का सोचा नहीं, लेकिन सब्सिडी सरकार देती है, नहीं देती ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें आपने जो चिंता प्रकट की है, हमारी सरकार ने अभी इस वर्ष हमने सिटी कंपोस्ट के रूप में उत्पादन करने की कोशिश निर्णय लिया है और सभी जगह पर कंपोस्ट फर्टिलाइजर बनेगा, ताकि ये जो चिंता प्रकट की जा रही है कि यूरिया अधिक यूज करने के बजाय सिटी कंपोस्ट का भी यूज बढ़ने से शायद सॉइल का हेल्थ का सुधार हो सकता है। ये सरकार की योजना है। श्री गोवर्धन। Chairman sir, thank you very much. Sir, Ramgundam fertilizer plant in Telangana was agreed upon to revive by Engineers India Limited and central government. But due to delay for the reasons best known to the Honorable Minister, revival is pending for long. Due to this, the estimated cost of the revival has gone up from 4,694 crores to 5,250 crores, sir.
So I would like to know from the Honorable Minister when the production in this plant will start and who will bear the additional cost of escalation. Thank you. सभापति महोदय, सदस्य महोदय ने सही पूछा है कि रामागुंडम का प्लांट जो पिछले सरकार के कार्यकाल से बंद पड़ा हुआ था, नई सरकार ने इसे रिवाइवल करने का निर्णय लिया है और यहाँ पर हमने NFL, EIL और FCL ये तीनों भी कंपनियों के माध्यम से इसे एक ग्रुप बनाया गया है और जॉइंट वेंचर में प्लांट का काम शुरू हो रहा है। उसका टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हो गई है, सरकार ने निर्णय लिया है और जुलाई 2018 में इसका प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद की जा सकती है और सरकार ने ये दिशा से प्लान किया हुआ है और संयंत्र शुरू करने का पूरा हमारा सरकार का निर्णय हुआ है, उसके प्रोसेस जारी है। श्री मंडाविया। हो गया ना अभी सर? मैं सुना नहीं क्या फिर से वो पूछ रहे हैं कॉस्ट ऑफ एस्केलेशन कौन देंगे? जो रिक्वायर्ड फंड्स है उसमें अंतर है, उसे कौन भर्ती करेगा? 4,694 crores to 5,250 crores है कास्ट ऑफ एस्केलेशन। पैसों की वजह से जो रुका हुआ है, अब कास्ट ऑफ एस्केलेशन कौन देगा? सभापति महोदय, Who will bear? ये जवाब तो शायद मैं इतने दे पाऊंगा कि हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय अनुसार इस प्लांट को फिर से रिवाइवल करने का निर्णय हमने लिया है। यह गलती हमारी नहीं शुरू कर थी, दिए भाई। ये पुरानी सरकार का काम था कि इसको तो प्लांट तो बरसों से बंद पड़ा हुआ है। अगर ये वक्त पे काम करती पुरानी सरकार तो शायद हमें अधिक का खर्च नहीं पड़ता। यही मैं इसको जवाब देना चाहता हूँ। आप क्या कर रहे हैं? ओके ओके, ऑल राइट। आप ये प्रोजेक्ट रिवाइवल जो है UPA 2 सरकार करी है। प्लीज रिवाइवल प्लान श्री मंडाविया। UPA 2 रिवाइवल है। चेयरमैन साहब, भाई बैठ जाइए। चेयरमैन साहब, माननीय मंत्री जी ने बताया कि देश में 4 कारखाना अभी स्टार्ट हो गया है और 4 कारखाना अभी शुरू करना बाकी है। कुल मिला के 8 कारखाना बंद था। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये तो केमिकल फर्टिलाइजर के लिए हुआ। केमिकल फर्टिलाइजर से हमारी जमीन बिगड़ रही है, ये सारा तथ्य हमारे सामने आ चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि ठीक है केमिकल फर्टिलाइजर का उत्पादन बढ़ा, लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ किया है? माननीय मंत्री जी से मैं वो जानना चाहता हूँ। सभापति महोदय, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देखने के लिए कृषि मंत्रालय काम देखता है, लेकिन हमारे मंत्रालय से हमने अभी सिटी कंपोस्ट की बात जो मैंने कही है उसका हमने नया प्रोजेक्ट हाथ में लिया है और भविष्य में कंपोस्ट खत बनेगा, फर्टिलाइजर बनेगा, ताकि केमिकल फर्टिलाइजर की जो बात से चिंता प्रकट कर रहे हैं, हम कितनी भी कोशिश करें कि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम हो और यूरिया का यूज कम हो, लेकिन सभी राज्य सरकार इसमें मदद नहीं करती है। सभी राज्य सरकारों ने यूरिया की मांग कम की और जैसे अभी सॉइल हेल्थ कार्ड बनने जा रहे हैं, यहाँ पर सीधा स्पष्ट होने वाला है कि इसमें कितना NPK यूज किया जाना चाहिए, ये स्पष्ट हो जाएगा। तो ये नई योजना जो सॉइल हेल्थ कार्ड की बनी है उस माध्यम से हम यूरिया का उत्पादन भी हमें शायद कम करना पड़ेगा और इंपोर्ट करने की भी जिम्मेदारी हम पर जो है, आज इंपोर्ट भी हमें रोकना पड़ेगा। ये बात सही है कि केमिकल फर्टिलाइजर से खेती की जमीन का काफ़ी लॉस हो रहा है, सरकार इस पर चिंता प्रकट कर रही है। श्री सेलम। Provisions in the AP Reorganization Act for a petrochemical corridor. तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या कुछ कदम उठाया उसके बारे में कुछ अवगत कर सके सभा को? Does it relate to this question? Yes, chemicals and fertilizers ministry, sir. This is. Read the question. Supplementary has to be in relation to the question. I mean, if you can say this is a very important aspect of. No.
It's a very important, no, promised- no question about that, but it doesn't relate to the question. Shri Balyavi, It is there. Minister is there. Good. तो उस 4 में बिहार शामिल है कि नहीं है बताने की कृपा करेंगे। फिर सिंदरी भी है। सिंदरी उस 4 में जो फर्टिलाइजर का कारखाना है, जिस 4 नए को चालू करने की इन्होंने बात कही है, उसमें सिंदरी शामिल है कि नहीं है बताने की कृपा करें। और बरौनी, ठीक है, आप बरौनी पहले ही बोल चुका हूँ। सभापति महोदय, हमने जो 8 प्लांट बंद पड़े हैं, मैं उसकी जरा याद देता हूँ। एक सिंदरी, रामगुंडम, गोरखपुर, तलचर और कोरबा, ये 5 प्लांट एफसीएल के थे, सभी बंद पड़े हुए हैं। बरौनी, हल्दिया और दुर्गापुर भी बंद पड़े हुए हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि सिंदरी, रामगुंडम, तलचर, इन तीनों प्लांटों को, तलचर में हम कोल बेस यूरिया बनाने का यहाँ एक प्रयास चल रहा है, और साथ में सिंदरी के लिए और गोरखपुर, ये 4 का रिवाइवल का हमारा प्लान है। और फ्यूचर में अभी स्पष्ट कर दूंगा कि कोशिश ये भी हो रही है, हमने प्रारंभ किया है कोल बेस टू यूरिया के बारे में। तो जो भी प्लांट कोल बेल्ट में हैं, उस कोल बेल्ट के जो भी प्लांट पड़े हुए हैं, उन प्लांटों को हम कोल बेस कैसे बना, कोल बेस थैंक यू, कोल बेस बनाने का हम विचार कर रहे हैं। थैंक यू। क्वेश्चन 155। सर, टाइम खत्म हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया, ये हमारे सरकार के बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, और जो विस्तार से उत्तर मिला है, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। लगभग मेरा प्रश्न यूएसए फंड के बारे में है, लेकिन मैं अभी पूछता हूँ कि लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत जो है वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ने का हमारा टारगेट है, और नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तहत तार बिछाने का काम चल रहा है। लेकिन मेरा प्रश्न जो जमीन से नहीं तो समुद्र से जुड़ा हुआ है, हमारे महाराष्ट्र के बहुत से जिले हैं जो समुद्र तट पर है, गोवा भी है उसमें, और वहाँ का जो रोजगार का साधन है फिशिंग है। हजारों मछुआरे समुद्र में जाते हैं और उनका संपर्क टूट जाता है। तो क्या ये यूएसए फंड है या आपका डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो मछुआरे हैं, फिशरमैन है, उनकी कनेक्टिविटी मोबाइल से रहे या और किसी माध्यम से रहे, उसके लिए आप समुद्र तट पे या अंदर टावर्स बना सकते हैं? अगर आपकी योजना है तो उसमें आगे आप क्या करें? थैंक यू। माननीय सदस्य को मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की बात की। हम देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायत को जोड़ना चाहते हैं। जब हमारी सरकार आई थी तो 2292 किलोमीटर पाइप ले हुआ था और 358 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर लेट हुआ था। मैं 7 मार्च की दे रहा हूं आपको संख्या। ऑप्टिकल फाइबर लेट हो गया है 1,26,799 किलोमीटर में, और ऑप्टिकल फाइबर ले हो गया है 98,901 किलोमीटर में। ये हमारी स्पीड है, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। मैं माननीय सदस्य ने एक बात कही है, जो समुद्र के किनारे गांव हैं, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क वहां भी पहुंचेगा, और उन्हें एक चिंता जलाई है। मैं इस बात की विशेष देखूंगा, विभाग को निर्देश भी करूंगा कि जो मछुआरे समुद्र में जाते हैं, उनके जो गांव हैं, उसके लिए टावर की क्या व्यवस्था की जाए। वैसे लगभग 65,000 टावर, नए टावर पिछले 5-6 महीने में लगे हैं। मैं और चिंता करूंगा, जो उन्होंने एक चिंता बताई है उसके बारे में उनको सहयोग मिले, ये हमारी पूरी कोशिश होगी। दूसरा प्रश्न सर, पिछले साल सीएजी ने एक I'm afraid question hour is over. House is adjourned till 2:30 p.m. Sorry, boss.